आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों के सवाल हैं, उसका आंसर देते हैं हम। पहला क्या है कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कौन से लेसन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन से लेसन से कितना आपका ये प्रश्न आएगा। ये जरूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। किसी भी लेसन से ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कहीं से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि किसी लेसन से आए, किस टॉपिक से आए। और एक चीज और, इसमें ट्रिपल सी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और कितने ट्रू फॉल्स आएंगे क्वेश्चंस ये भी फिक्स नहीं होता है, कितने भी आ सकते हैं, कम या ज्यादा। और एक चीज और है कि आपको बहुत सारे यूट्यूब पर जो वीडियोस मिलते हैं या मिलते होंगे जो ट्रिपल सी पास करने की शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ठीक है। ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है जो कि बिना मेहनत किए कोई पास हो जाए। तो उनसे सावधान रहना, क्योंकि कोई भी एग्जाम पास करने का ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। आपको अच्छे से हर टॉपिक को अच्छे से रीड करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। क्लियर बच्चों? तो आगे चलते हैं। आगे देखो, यहां पे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। अब यहां पे पहला है F1, दूसरा है शिफ्ट प्लस F1, तीसरा है F2 और चौथा है कंट्रोल प्लस F1। देखो, ये जो है, जो हेल्प की शॉर्टकट की होती है बेटा, हेल्प की शॉर्टकट की आपको लगभग सभी एप्लीकेशन में सेम होती है, ठीक है। चाहे आप MS ऑफिस में ले लो, चाहे लिब्रे ऑफिस में ले लो, सब में लगभग सेम ही होती है। तो यहां पे पहला जो है ये ये आपका सही है, F1, ठीक है, ये याद रखना। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा है, ऑटोफिल करने के लिए कितने सेल सिलेक्ट किए जाते हैं। अब देखो, ऑटोफिल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं। अगर आप कैल्क खोलते हो बेटा, कैल्क खोलने के बाद ओपन करते हो, ओपन करने के बाद किसी भी सेल में आप 1 टाइप करो, ठीक है। टाइप करने के बाद बगल वाले सेल में या कहीं भी खाली जगह पर आप क्लिक कर दो, फिर इसको क्लिक करो और फिर ये जो ऑटोफिल का आता है, यहां पे आप सीधे फिल हैंडल को ड्रैग कर दो नीचे तक। तो देखो, ये होता है ऑटोफिल, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको क्या भरना पड़ता है, एक ही संख्या, कोई भी एक अंक आप फिल कर दो, उसके बाद अगर फिल हैंडल के द्वारा नीचे अगर ड्रैग करते हो तो आराम से ऑटोफिल हो जाता है। क्लियर? तो यहां पे ऑटोफिल करने के लिए कितने सेल सिलेक्ट किए जाते हैं, तो यहां पे क्या दिया बेटा, 1, ठीक है। पहला वाला आपका सही है, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? तो ये दिमाग में रखना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। अब यहां पर दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम चलिए देख लेते हैं, कैल्क में चल के देख लेते हैं बेटा। कैल्क में चल के देख लेते हैं। अगर यहां पे अगर मुझे दिनांक डालना है और दिनांक डालना है तो यहां पे क्या क्या विकल्प दिया गया है। पहला क्या है, कंट्रोल प्लस F1, ठीक है। और ये अब दोनों चेक कर लेते हैं बारी बारी से, सब क्या होता है इसमें। तो बेटा हम कैल्क में चलते हैं। कैल्क में यहां पर हम देखते हैं कंट्रोल प्लस सेमी कोलन प्रेस करते हैं तो क्या होता है। देखो, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन में हमने प्रेस किया तो ये डेट आ गया, ठीक है, दिनांक आ गई। तो यहां पे क्या है कि अब ये वाला विकल्प हमारा सही है, ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, भूलना मत बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा, कैल्क में समय। देखो, अभी हमने जो बात किया था दिनांक की बात की थी, डेट की बात की थी।
अभी जो सवाल है, कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। अब इसको हम चेक करते हैं बेटा क्या होगा। तो यहां पर हम चेक करते हैं, यहां पे बेटा इसके बगल में हम टाइम इंसर्ट करते हैं। अभी तुमने डेट इंसर्ट किया, टाइम इंसर्ट करते हैं। तो हम क्या करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। देखो यहां पे टाइम आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि डेट एंड टाइम, एक ही सेल में डेट एंड टाइम अगर हमें इंसर्ट करना हो तो कौन सा ये शॉर्टकट की यूज करेंगे। देखो यहां पे क्या होता है कि अगर आप ये डेट है, डेट पे डबल क्लिक कर दो और लास्ट में ये कर्सर दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब इसी में अगर डेट ये टाइम इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, देखो आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी होता है, ओके। तो यहां पर हमारा जो ये विकल्प है वो कौन सा सही, ये वाला डी, ये हमारा सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारा है, दिया है कि IBM 1401 किससे संबंधित है? मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। अब पहली बात ये देखते हैं, ये है क्या, ये कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेटा देखते हैं, ये चूंकि कंप्यूटर है, ये बेटा है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और यहां पे एक और सवाल अगर मिल सकता है आपको कि ये कब लॉन्च किया गया था, मतलब किस सन में इसको लॉन्च किया गया था। ये 1959 5 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये मार्केट में आया था और ये सेकंड जनरेशन का भी कंप्यूटर है। जैसे यहां पे सवाल हो सकता है कि IBM 1401 किस जनरेशन से संबंधित है ना, किस जनरेशन में आया था, तो ये सेकंड जनरेशन में आया था, ये दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है कि डबल EP रोम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत आसान है, ये आप लोग पढ़े होना चाहिए आप लोगों को। ये इसका जो पहला क्या है, इजिली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। बी दिया है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, सी दिया है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डी दिया है इलेक्ट्रो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पे बेटा हमारा कौन सा सही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब यहां पे ये वाला सी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन सी वाला सही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 7 क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बेटा NEFT की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ये NEFT की शुरुआत 2005 में हुई थी। और यहां पे और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि ये क्या है, NEFT क्या है? NEFT है बेटा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म है। और ये एक पेमेंट मेथड है, इसके द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जाता है और 2005 में ये आया था। अब इसका और भी कुछ रीड कर लेते हैं। इसमें देखो दिया है NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या इसे हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण भी कहा जाता है। NEFT भारत में बैंक के ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करता है जिससे कि बैंक का ग्राहक बहुत ही सहजता से किसी दूसरे NEFT इनेबल्ड बैंक खाते को अपनी पूंजी या पैसा हस्तांतरण कर सकता है। क्लियर? तो ये होता है। और एक और चीज सवाल यहां पे बनता है बेटा कि RTGS क्या है?
जैसे कि एनईएफटी आरटीजीएस होता है। अब आरटीजीएस इसका भी सवाल देख लेते हैं क्या होता है। आरटीजीएस भी एक, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा ये एनईएफटी, अच्छा एनईएफटी हो गया था। एईपीएस, ओके, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है, या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, या आधार इनेबल्ड पोर्टल सिस्टम है, या ऑटो इनेबल्ड पोर्टल सिस्टम है? इसको चेक करेंगे भी। यहां पे बेटा आपका बी सही है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये इसको हम चेक करते हैं, इसका डिटेल देखते हैं क्या है। तो ये आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है बेटा। हाँ, ये रॉन्ग हो गया था पहला वाला। तो ये इसके बारे में देखते हैं क्या है क्या चीज। पहली बात तो ये समझो कि आधार से आप पैसे, आधार कार्ड से पैसे जमा करते हो, आधार कार्ड से पैसे निकालते हो, है ना। गांव में तो बहुत लोकप्रिय हो चुका है। हाँ, बैंक की शाखाओं में जाने की जरूरत नहीं है, ये फटाफट आधार से ही सब कार्ड हो जाता, आधार कार्ड से ही सब हो जाता है। अब यहां पे देखते हैं बेटा, यहां पे इस सिस्टम के द्वारा लेन देन बहुत आसान हो गया है। अब ग्राहकों को पैसा निकालने के लिए और जमा कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही उन्हें बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड आदि साथ रखने का झंझट है। बस आधार नंबर से उनके बेसिक बैंकिंग काम घर या फिर घर के नजदीक ही पूरे हो जाते हैं। जैसे आप मारीगुल बाजार में जाते हो या कहीं किसी बाजार में जाते हो, फटाफट आधार कार्ड से सारे काम हो जाते हैं। जिन क्षेत्रों में बैंक शाखाएं नहीं है, उन क्षेत्रों के लोगों के लिए यह आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि अब बैंक इनके पास ही आ गया है। ठीक है, आप देखते हो कि बहुत खुद ही लोग घर पे भी अपना पैसे निकाल लेते हैं, जमा कर लेते हैं, इन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दरअसल एनईपीएस का उपयोग एक बैंक मित्र, बैंक करेस्पॉन्डेंट मतलब बीसी की सहायता से किया जाता है। बैंक बीसी के पास माइक्रो एटीएम पॉस मशीन होती है, देखा है ना आप लोगों ने, अंगूठे का निशान आप लोग लगाते हो, जिसके साथ बायोमेट्रिक डिवाइस जुड़ा रहता है। क्लियर? तो यही बात है, यहां पे ये एक सर्विस है, पेमेंट सर्विस है बेटा। ठीक है, ये 8वां हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 9वां क्या है हमारा? कट कॉपी पेस्ट का विकल्प किस मेनू में होता है? फाइल में, एडिट में, व्यू में, फॉर्मेट में। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो किस मेनू में होता है, हमने कैल्क जब स्टार्ट किया, कैल्क स्टार्ट करने के बाद देखो यहाँ पे एडिट मेनू है। ठीक है, एडिट में जाते हैं, देखो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट दिया है ना। क्लियर? तो किस मेनू में बेटा? एडिट मेनू में आता है। ठीक है, ये एडिट मेनू में हमारा ये कट कॉपी पेस्ट आता है, तो हमारा बी वाला सही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 10वां, क्या दिया है? यूजर और सॉफ्टवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? समन्वय कौन करता है? पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और डी है हार्डवेयर। तो यहां पे बेटा क्या होगा? यहां पे होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। क्लियर? ये सेकंड चैप्टर में आता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, आप पढ़ोगे तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा। इसमें क्या होता है कि ये हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयरों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है, एक ब्रिज का, एक पुल का काम करता है, जिससे कि ये आपका कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, एक इंटरफेस प्रदान करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 10वां हो गया। 11वां क्या है? इमेज की दिशा बदली जा सकती है। पहला ऑप्शन क्या है? कॉपी करके, दूसरा बी क्या है? कट करके, सी क्या है? रोटेट करके, या डी नहीं बदली जा सकती। तो यहां पे आपने देखा होगा
आपने कई बार अगर आपने यूज किया होगा राइटर तो देखा होगा। जैसे यहाँ पे राइटर पे मैंने एक इमेज डाली है, पिक्चर डाली है। अब इसका रोटेट करना मतलब घुमा घुमा के, आप अगर यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे चारों तरफ आपको एक डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, उसके द्वारा हम इसको रोटेट करके बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जूम करता हूं और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे दिया है रोटेट 90 डिग्री, 90 डिग्री लेफ्ट या 180 डिग्री, है ना। मैं 90 डिग्री राइट करूं तो देखो रोटेट हो गया, घूम गया। फिर से राइट क्लिक करता हूं, रोटेट करता हूं, फिर से लेफ्ट करता हूं, लेफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा सी, रोटेट करके। क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलते हैं। 12 दिया है अपना 12वां है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया लोकप्रिय है? ये आप जानते हो ये फेसबुक है। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, फेसबुक बहुत बच्चे यूज करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ट्विटर की शुरुआत कब हुई? ट्विटर की शुरुआत कब हुई? पहला है 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में। तो ये कब हुई बेटा? ट्विटर की शुरुआत ये हुई थी 2006 में। ठीक है, और ये आपका सही है। हाँ, कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ पे, जैसे होता है कि ये किस प्रकार की ब्लॉगिंग साइट है? तो ये है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, है ना, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 280 अक्षर टाइप कर सकते हैं, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। इसको ट्वीट बोलते हैं। क्लियर? ये भी क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? पहला दिया है ए कंट्रोल प्लस एस, दूसरा F12, सी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, डी दिया है ऑल्ट प्लस एस। अब इसमें से कौन सा होगा? चलो हम देख लेते हैं, राइटर स्टार्ट करते हैं। अब राइटर में यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे फाइल में जब जाओगे आप, ठीक है, फाइल में जब जाते हो तो यहां पे देखो सेव एज का क्या दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक बेटा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो यहां पे सी वाला हमारा विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 15वां, कैल्क में फ्रीज सेल होती है। पहला है फ्रीज प्रथम रो, बी है फ्रीज प्रथम कॉलम, सी है फ्रीज रो और कॉलम, डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पे दिखा देता हूं ये फ्रीज होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों ने यूज किया होगा। अब यहां पे देखना बेटा, फ्रीज मतलब होता क्या है। जैसे यहां पे देखो ध्यान से कि मैंने सीरियल नंबर बनाया है, स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है। ठीक है, अब यहां पे मैं ऊपर नीचे करता हूं तो ये हेडिंग चली जाती है ना, हेडिंग छुप जाता है। मैं ऊपर नीचे जब करता हूं या ऊपर जाता हूं तो हेडिंग जो होती है मेन वो छुप जाती है, नीचे जाता हूं तो मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग फ्रीज रहे, मतलब यहीं पे रहे, ये ऊपर नीचे हो लेकिन ये नहीं हटे। क्या करूंगा मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद कैल्क में यहां पे देखो दिया रहता है फ्रीज फर्स्ट रो, यहां पर स्टैंडर्ड टूल बार पे फ्रीज फर्स्ट रो, ऐसे क्लिक कर देता हूं। अब ऊपर नीचे करता हूं, देखो नहीं जाता ये, है ना। तो फर्स्ट रो फ्रीज हो जाता है। ऐसे फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। यहां पे अगर आपको ये कॉलम फ्रीज करना है तो यहीं पे आप जाओगे कॉलम में, तो यहां पे दिया है फ्रीज कॉलम, तो आसानी से आप कर सकते हो। क्लियर? तो इसको बोलते हैं फ्रीज करना। क्लियर? तो यह आपका हो गया फ्रीजिंग। तो यहां पे तो हम फ्रीज प्रथम रो कर सकते हैं, फ्रीज प्रथम कॉलम कर सकते हैं, ठीक है, और रो कॉलम भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सभी कुछ कर सकते हैं हम, रो कॉलम भी कर सकते हैं, एक कॉलम भी कर सकते हैं और एक रो भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका
डी वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 16 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। नई फाइल, यहां पे ध्यान देना, बहुत बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। इसे नई फाइल ओपन करना है, ये ध्यान देना, ओपन करना, ठीक है। यहां पे क्रिएट करना नहीं है, बनाना नहीं है, ओपन करना है। तो ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ। चाहे नई फाइल हो चाहे पुरानी फाइल हो, उसको अगर ओपन करना है तो ये कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की होता है। और यहां पे जो ये दिया है कंट्रोल प्लस एन, ये क्या होता है कि नई फाइल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तब हम कंट्रोल प्लस एन यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया है 17वां, लिब्रे ऑफिस में होते हैं राइटर, कैल्क, ड्रॉ, उपरोक्त सभी। तो ये सभी होते हैं। राइटर वर्ड के लिए होता है, कैल्क जो होता है आपका स्प्रेडशीट है, ठीक है। ये राइटर वर्ड प्रोसेसर है, कैल्क जो है स्प्रेडशीट है, ड्रॉ एक होता है जो ड्राइंग वगैरह करने के लिए होता है। तो ये तीनों होते हैं, और एक इंप्रेस भी होता है, कई सारे होते हैं, इंप्रेस भी होता है, सॉरी। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, उपरोक्त सभी, ये दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी अलग अलग बन सकते हैं बेटा, याद रखना। जैसे राइटर किस ऑफिस का पार्ट है, लिब्रे ऑफिस का, या कैल्क क्या चीज है, स्प्रेडशीट है, या राइटर क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आप जितना टॉपिक पे अच्छे से रीड करके रखोगे उतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सेल चौड़ाई क्या होता है, ठीक है। यहां पे डिफॉल्ट सेल चौड़ाई क्या होता है, तो ध्यान देना, ये है 0.89 इंच। अगर इंच में है तो कभी कभी क्या होता है बेटा, ये पूछता है कि सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा फंडा है कि आपको 0.89 को 2.54 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे 2.54 से मल्टीप्लाई कर देना है, याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, 2.54 से गुणा कर दोगे तो आपको जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर। तो यहां पे ये वाला सही है। सेंटीमीटर में अगर पूछता है तो 2.54 से गुणा कर देना, 2.54 से आराम से ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, वरना इंच में हमेशा रहता ही है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। 20वां दिया है कि पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। ए दिया है मिनी कंप्यूटर, बी दिया है माइक्रो कंप्यूटर, सी दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, या स्मॉल कंप्यूटर। तो यहां पे पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी, भी बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, है ना, जो बड़ा सा डब्बे जैसा होता है। आपको मैंने पढ़ाते टाइम बताया है, दिखा भी देता हूं, ये देखो, ये होता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, आपने देखा ही होगा। क्लियर। इसको पीसी भी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो ये किसके अंतर्गत आता है बेटा, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या चलते हैं, 21 है, निम्न में कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। मिनी कंप्यूटर ये भी प्रकार है, मेन फ्रेम प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर ये भी प्रकार होता है। मतलब साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण जो होता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होता है। लेकिन इनिएक जो होता है, इनिएक ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है बेटा, ठीक है, ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अब ये है क्या चीज, फिर ये इनिएक क्या चीज है इसको बताता हूं। यहां हम देखते हैं बेटा, इनिएक दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर इकर्ड तथा जॉन मॉशली ने पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में किया था, ठीक है। ये फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। तो अब ये बहुत सारा डिटेल है यहाँ पे देखो। एनिएक का वजन 30 टन था, बाप देख लो, आप समझ सकते हो, 30 टन, जो कि 200 किलोवाट विद्युत शक्ति का प्रयोग करता था, ठीक है। तो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म में दिखाता हूं आपको। यहां बेटा आप देख सकते हो, यहां पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म है, दिमाग में रखना, कभी फुल फॉर्म भी पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे ये इनियक है, इसको हम डी वाला सही है, इसको हम टिक मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर ही है, ये प्रकार नहीं है। ठीक है, 22 देखते हैं, ईमेल द्वारा अटैचमेंट भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? ये है 25 MB, ये दिमाग में रखना बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 23, मेल में @ को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पे इसको ऐड बोला जाता है। मेल में जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये जब यूजर आईडी क्या होता है, यहां पे देखो, ये जो मेल एड्रेस है यहां पे लिखा है श्रीकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन @gmail.com। तो ये आपका हो गया बेटा आपका यूजर नेम, और ये डोमेन नेम होता है। ठीक है, इन दोनों को ये ऐड के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, ऐड के द्वारा अलग किया जाता है, इसीलिए यहां पे क्या होगा, ऐट बोला जाता है। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट देखते हैं 24वां, भेजा गया मेल कहां पर स्टोर होता है? ठीक है, पहला दिया है इनबॉक्स में, दूसरा बिन में, तीसरा ड्राफ्ट में, और डी दिया है सेंट बॉक्स में। तो भेजा गया, ध्यान समझना मेरी बात को, भेजा गया ईमेल, इसका मतलब होता है जैसे आप मैसेज भेज देते हो, मेल भेज देते हो, तो भेजने के बाद एक कॉपी आपके पास रहती है, वो कहां रहती है? सेंट बॉक्स में। कहां रहती है बेटा? सेंट बॉक्स में। आप इसको समझना। लेकिन अगर मान लो, ये तो सही है, इस जो क्वेश्चन है ये सही है, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन होता कि जिसको मेल भेजा गया है उसको पहुंचा नहीं, ठीक है, मेल किसी भी कारण से उसको पहुंचा नहीं, तो वो मेल कहां पे आता है? वो तब तक क्या होता है, वो मेल आउट बॉक्स में रहता है। जो मेल अभी तक प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंचा है तब तक वो आउट बॉक्स में रहता है, और आउट बॉक्स में जैसे ही निकल के वो जब चला जाता है तो उसकी एक कॉपी सेंट बॉक्स में आके स्टोर हो जाती है। क्लियर? ये हो गया आपका सेंट बॉक्स। 25वां क्वेश्चन है, क्यूआर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, क्यूआर का पूर्ण रूप क्या है? पहला क्या है? क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिकॉर्ड्स, क्विक रिकॉर्ड्स, ये डबल हो गया है, यहां पे क्वालिटी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, देखते हैं, यहां पे होगा आपका क्विक रिस्पॉन्स। अब ये क्यूआर कोड आप यूज करते हो, देखा होगा आप लोगों ने, मैं आपको दिखाता हूं क्यूआर कोड क्या है, देखा होगा आपने, ये देखो, आपने देखा होगा ये वाला ऐसा होता है। ठीक है, क्यूआर कोड। अब ये क्या होता है, इसमें पूरी डिटेल होती है, आपके बैंक की पूरी डिटेल। क्या करता है, आपको टाइप करने की बजाय आप इसको स्कैन कर लो और आपका पूरा बैंक डिटेल इसमें आ जाता है। जिसको भी ट्रांसफर करना है वो इसके द्वारा आराम से ट्रांसफर कर सकता है, लेन देन कर सकता है। आपने देखा होगा हर जगह आप तो उपलब्ध है ये। ठीक है, तो बेटा ये जो क्यूआर कोड का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे डेंसो वेव नाम की कंपनी ने आविष्कार किया, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है टोयोटा ग्रुप के। उन्होंने ही सबसे पहले क्यूआर कोड का आविष्कार किया सन 1994 में। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपका क्विक रिस्पांस कोड होता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो बेटा ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और भी आके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। और इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से तैयार कर लेना ट्रिपल सी के जितने भी लेसन हैं, चैप्टर्स हैं। उसके बाद ये देखोगे आपका 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मैं एवरीडे आपको देता रहूंगा, तो उसको अच्छे से आप पढ़ते रहना और समझते रहना, आपका आराम से ट्रिपल सी निकल जाएगा।